Hey everyone, welcome back to Tech Tales by Hitika. In this video, we are going to cover one of the most important topic of this chapter, that is the meta tag. हमारा चैप्टर का नेम क्या है? एडवांस वेब डिजाइनिंग। इसका मतलब हम एक वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हैं। हमने बहुत अच्छी वेल प्रेजेंटेड इंटरैक्टिव वेबसाइट डिजाइन करी। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो प्लांट रिलेटेड चीजें, प्लांट रिलेटेड इंफॉर्मेशन या इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। बट हमने बहुत अच्छी वेबसाइट बना ली है, बट जब भी कोई यूजर बॉटनी से रिलेटेड या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड जाके सर्च इंजन में सर्च करता है ना, तो हमारी वेबसाइट टॉप पे नहीं दिखती है, बहुत नीचे नीचे दिखती है। और यूजर्स को क्या चाहिए रहता है, वो ज्यादा स्क्रॉल करते हैं क्या? नहीं। जो ऊपर वेबसाइट्स रहती है यूजुअली उन्हीं वेबसाइट्स को वो क्या करता है, एक्सेस करते हैं। तो आपकी वेबसाइट नीचे दिख रही है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन ये होता है कि उस वेबसाइट का जो मेटा टैग है वो उतना अच्छे से डेवलप नहीं है। ये सुन के आप समझ सकते हो कि मेटा टैग जो रहता है वो किसी भी वेबसाइट के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि मेटा टैग एग्जैक्टली क्या होता है, तो मेटा टैग जो रहता है वो सर्च इंजिन्स को और आपके यूजर्स को आपके साइट के बारे में, क्या उसमें इंफॉर्मेशन है, किस बारे में कंटेंट है, और बहुत सारी अलग अलग डिटेल्स आपके यूजर को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से यूजर्स क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट पे आते हैं और उससे ट्रैफिक जनरेट होता है और आप रेवेन्यू अर्न कर पाते हो। क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ एक अच्छी वेबसाइट बनाना इज नॉट आवर मोटिव। हमें चाहिए कि लोग हमारी वेबसाइट को एक्सेस करें ताकि उससे ट्रैफिक जनरेट हो एंड हम मोर एंड मोर रेवेन्यू अर्न कर सकें। तो मेटा टैग्स जो रहते हैं ना, वो आपके वेबसाइट्स को रैंक करने के लिए, आपके यूजर्स के एक्सपीरियंस को इनहांस करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है। मेटा टैग डिस्क्राइब सम एस्पेक्ट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मेटा टैग जो रहता है आपकी वेबसाइट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, क्या कंटेंट है उसमें, ऑथर कौन है वेबसाइट का, वो कब एक्सपायर होगी, ये सारी डिफरेंट चीजें आपके यूजर को या सर्च इंजन को बताता है। इट इज यूज बाई सर्च इंजन टू सर्च इंफॉर्मेशन विद इन द वेब पेज। कि आप मेटा टैग्स में हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स इनक्लोज करते हैं, जिसकी वजह से जो भी कभी भी यूजर आता है वो बॉटनी से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड कुछ भी चीजें अगर टाइप करता है, तो हमारी वेबसाइट जो है वो टॉप पे इसी वजह से दिखती है, क्योंकि हो सकता है कि हमने भी वो कीवर्ड जो है वो हमारे मेटा टैग में इनक्लोज किया होगा। ठीक है। अभी आपको अच्छे से नहीं समझ रहा होगा, जब हम एट्रीब्यूट्स की तरफ जाएंगे ना, तब मैं आपको कीवर्ड एग्जैक्टली क्या है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो सब डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि आपका जो मेटा टैग है वो एम्प्टी या सिंगुलर टैग है, और आप मेटा टैग जो होता है वो हेड सेक्शन में लिखते हो। किसी भी HTML पेज के हेड सेक्शन में उसका मेटा टैग लिखा जाता है। इट कैरीज इट्स इंफॉर्मेशन विद इन इट्स एट्रीब्यूट्स। और जो आपका मेटा डेटा रहता है ना, वो वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा। मतलब आपकी जो वेबसाइट के एक्चुअल वेब पेजेस होंगे उसमें जो आप मेटा डेटा लिख रहे हो ना, वो प्रेजेंट नहीं होगा, वो नहीं दिखता है। मैं आपको प्रैक्टिकली किसी एक वेबसाइट का मेटा टैग कैसे दिखता है वो बताती हूँ। अभी आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा कि मैं विकिपीडिया की वेबसाइट पे आई हूँ। मैं राइट क्लिक करती हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करती हूँ। अभी ये जो विकिपीडिया का पूरा जो कोडिंग है, उन्होंने क्या क्या HTML टैग्स यूज किया एंड एवरीथिंग, हमारा जो भी कोडिंग है वो यहाँ सब हमें दिख रहा होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर उन्होंने मेटा कैरसेट यूज किया है, UTF-8, ये सब चीजें क्या है वो सब अभी हम पढ़ने वाले हैं। मेटा नेम यूज किया है, कंटेंट यूज किया है। आप देख सकते हो विकिपीडिया इज अ फ्री ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया। तो ये सारी जो चीजें रहती है ना, वो आप वेबसाइट जो रहेगी आपकी विकिपीडिया की उस पे नहीं दिखेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे टाइटल लिखा है उसने, एंड देन मेटा नेम लिखा है। यहाँ पर भी मेटा की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। तो ये जो मेटा टैग रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी वेबसाइट के लिए। ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये विकिपीडिया के वेब पेज है, यहाँ पर वो सारी चीजें दिख रही है क्या जो आपने देखा था, विकिपीडिया इज अ फ्री इंसाइक्लोपीडिया, ये तो बस उनका नाम है। बाकी जो आपके कंटेंट है मेटा डेटा के वो दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब आपका जो विकिपीडिया के अंदर जो मेटा डेटा आपने लिखा है दैट इज नॉट डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि आपका जो मेटा टैग है वो हेड सेक्शन के अंदर लिखा गया है। राइट। उन्होंने हेड सेक्शन के अंदर लिखा है, बॉडी सेक्शन में नहीं लिखा है। ठीक है।
ऐसी सारी ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट्स जो रहती है वो मेटा टैग का यूज करती है। वहां पे बहुत सारे अपनी जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कीवर्ड्स है, टाइटल है, ये सब डिस्क्लोज करती है। इससे क्या होता है कि उनकी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है या वेबसाइट के रैंकिंग में हेल्प होता है। आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हो तो यूजुअली विकिपीडिया ही रहती है जो आपको सबसे टॉप पे दिखती है। क्यों? क्योंकि उसका मेटा टैग जो है वो बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड है, जिसमें उसने अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करके रखी। तो मेटा टैग के बारे में आपको ये याद रखना है कि आपका मेटा टैग जो रहता है वो हेड सेक्शन में लिखा जाता है। वो एक सिंगुलर टैग है एंड वो जो आपका मेटा डेटा रहता है वो वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होता है। अभी जैसे बाकी सारे टैग्स के भी कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स रहते हैं, वैसे ही हमारे मेटा टैग के भी 4 एट्रीब्यूट्स है: नेम, कंटेंट, कैश सेट और एचटीटीपी इक्विव। हम सारे जो भी एट्रीब्यूट्स है वो एक एक करके देखेंगे। तो पहला जो एट्रीब्यूट है वो है हमारा नेम एट्रीब्यूट। इट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द मेटा डेटा। अभी आपका जो नेम एट्रीब्यूट रहता है, वो जो आपका नेम होता है वो 4 प्रकार का हो सकता है। ऑथर हो सकता है, कीवर्ड हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो सकता है या कॉपीराइट हो सकता है। मतलब नेम एट्रीब्यूट के 4 वैल्यूज होते हैं: ऑथर, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन या कॉपीराइट। ऑथर जो रहता है वो आपका डॉक्यूमेंट का ऑथर कौन है या वेबसाइट का ऑथर कौन है वो बताता है। ठीक है, उसके बाद वी हैव कीवर्ड्स। अभी कीवर्ड्स जो रहता है वो किसी भी वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कीवर्ड्स ही होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट्स है वो टॉप पे रैंक होती है। ठीक है, कीवर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं? आप कभी भी सर्च इंजन में जाते हो, आपको फॉर एग्जाम्पल ब्राउन शूज चाहिए। ठीक है, तो आप सर्च इंजन में गए, गूगल पे गए, आपने टाइप किया ब्राउन शूज फॉर रेनी सीजन। तो आपकी वेबसाइट जो है वो भी शूज बेचती है, बट उसने क्या किया है ना, बस जो कीवर्ड यूज किया है अपनी वेबसाइट में वो है ब्राउन शूज। तो ऐसा हो सकता है अगर हमने ब्राउन शूज फॉर रेनी सीजन ऐसा टाइप किया तो आपकी जो वेबसाइट है वो शायद टॉप पे ना दिखे। तो भले ही आपके पास रेनी सीजन के लिए ब्राउन शूज हो, बट आपकी वेबसाइट टॉप पे अपीयर नहीं कर सकती है, क्योंकि आपने वो पूरा जो कीवर्ड है वो अच्छी तरह से नहीं लिखा है। तो अगर आपके जो सर्च इंजन में यूजर कीवर्ड टाइप कर रहा है और आपकी वेबसाइट पे जो कीवर्ड है वो अगर मैच कर जाते हैं तो आपकी जो वेबसाइट्स रहती है वो टॉप पे दिखती है। तो इसलिए हमेशा एक वेल डेवलप्ड सेट ऑफ कीवर्ड्स, मतलब कीवर्ड कंसिस्टेंसी रहना, कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स, हर एक पॉसिबल कीवर्ड्स जो आपको ऐसा लगता है यूजर यूज कर सकता है, वो सारे कीवर्ड्स के कॉम्बिनेशन रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी कीवर्ड्स जो रहता है वो बेसिकली ये बताते हैं कि आपने किस, आपकी जो वेबसाइट का कंटेंट है वो किस बारे में। जैसे अगर आपका कोडिंग से रिलेटेड है तो आप क्या कर रहे हो, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिख रहे हो, CSS, HTML, इनपुट एलिमेंट्स। आप हर एक पॉसिबल कीवर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ सर्च कर सकती हूँ इनपुट एलिमेंट्स, तो आपके पास HTML से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है, बस आपने क्या लिखा है, कीवर्ड HTML लिखा है, आपने इनपुट एलिमेंट स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट टॉप पे ना दिखे। तो इसलिए हर पॉसिबल सेट ऑफ कीवर्ड्स को यूज करना अपनी वेबसाइट पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प होती है या आपकी वेबसाइट्स को टॉप पे रैंक करने के लिए हेल्प होती है। जैसे अगर हम कोई भी मोबाइल सर्च करते हैं या कोई भी शॉपिंग प्रोडक्ट सर्च करते हैं, तो यूजुअली हमारे पास क्या होता है, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सारी वेबसाइट्स ही है जो टॉप पे आती है। क्यों? क्योंकि उनके जो कीवर्ड है उन्होंने हर सेट पॉसिबल सेट ऑफ कीवर्ड्स यूज कर रखे हैं। अगर हम लोग लिख रहे हैं ब्राउन शूज, ब्राउन शूज फॉर रेनी सीजन, ब्राउन लेस शूज लिख रहे हैं, ब्राउन हील शूज लिख रहे हैं, कुछ भी लिखो, आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सारी वेबसाइट्स टॉप पे दिखेगी ही दिखेगी, क्योंकि उन्होंने हर पॉसिबल सेट ऑफ कीवर्ड्स जो यूजर एंटर कर सकता है वो क्या किया होता है, अपनी वेबसाइट में यूज किया होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो थर्ड टाइप है वो है कॉपीराइट। अभी कॉपीराइट जो रहता है वो बेसिकली एक लीगल प्रोविजन के जैसे रहता है, जैसे पेटेंट या ट्रेडमार्क रहता है। तो अगर आपने कॉपीराइट ले रखा है तो आपका जो वेबसाइट का कंटेंट है वो कोई और जन पब्लिश नहीं कर सकता है, कॉपी नहीं कर सकता है आपकी परमिशन के बिना। ओनर की परमिशन या ओनर के परमिशन के बिना या ऑथर के परमिशन के बिना कोई भी दूसरा उसे पब्लिश नहीं कर सकता है या उसे कॉपी करके पेस्ट नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर केस कर सकते हैं या उसे ऐसा बोल सकते हैं एंड फिर वो पनिशमेंट्स एंड ऑल उसे मिल सकती है। ठीक है, तो हम, आपने देखा होगा नो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ऐसा कोई भी पर्पस नहीं था। ठीक है, तो ये कॉपीराइट बेसिकली एक लीगल राइट है। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो रहता है वो क्या करता है,
आपके वेब पेज के बारे में या कंटेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है कि एग्जैक्टली वो है किस बारे में। आपने लिख लिया HTML एक कीवर्ड हो गया, बट HTML में आप किस बारे में बता रहे हो। अभी HTML में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप CSS के बारे में बता रहे हो, आप एट्रीब्यूट्स बता रहे हो, आप सिलेक्टर्स बता रहे हो, तो एग्जैक्टली आप क्या बताना चाह रहे हो वो आपका बताता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये था हमारा नेम एट्रीब्यूट, जिसमें हमारे पास 4 वैल्यूज है, ऑथर, कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन और कॉपीराइट। ठीक है, नेम एट्रीब्यूट के बाद हमारे पास जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो है कंटेंट। जैसे मैंने आपको बताया, आपका जो नेम एट्रीब्यूट रहता है वो सिर्फ मेटा डेटा का नेम स्पेसिफाई करता है। ठीक है, अभी अगर फॉर एग्जांपल आप नेम स्पेसिफाई कर रहे हो ऑथर, ठीक है, तो आप कंटेंट में क्या लिखोगे, उस ऑथर का नाम लिखोगे, जो कि हो सकता है बाल भारती, नवनीत, एडिडास, शेक्सपियर। तो बेसिकली हम कभी कभी क्या करते हैं, यूजर सर्च इंजन में जाता है और सिर्फ जो ऑथर रहता है, मतलब कि वो वेबसाइट किसने डेवलप की है या जो भी उसमें कंटेंट है वो किस पर्सन के बारे में है, या ऑथर बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन है या कंटेंट है या वेब पेज का जो ऑथर है उसके बारे में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी कभी जाते हैं और सर्च करते हैं टारगेट पब्लिकेशंस का, हमें रिलायबल चाहिए, या हम लोगों को बाल भारती मतलब इंग्लिश बाल भारती के सॉल्यूशंस चाहिए इस पर्टिकुलर चैप्टर के। ठीक है, तो ये जो हम बाल भारती यहाँ पर लिख रहे हैं, या हमें नवनीत का इंग्लिश का डाइजेस्ट चाहिए, एडिडास के शूज चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें जो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ये बाल भारती, नवनीत, एडिडास, ये सब हमारे कंटेंट में आएंगे अगर हमारा जो मेटा नेम है वो है ऑथर। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ऑथर मतलब क्या होगा, ऑथर के कंटेंट में आपके ब्रांड नेम्स आते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल कभी कभी जाते हो और सिर्फ बुक के ऑथर के बारे में सर्च करते हो, या बुक का जो नाम मतलब ऑथर है वो सर्च करते हो, एंड आपको क्या आता है, वेबसाइट्स आ जाती है। तो वैसे ब्रांड नेम्स बेसिकली यहाँ पर होते हैं आपके ऑथर के कंटेंट में। ठीक है, अभी उसके बाद आप बोल रहे हो मेटा नेम इज इक्वल्स टू कीवर्ड्स, तो जो भी कीवर्ड्स आप स्पेसिफाई करोगे, मतलब आप बताओगे कि आप यहाँ पे कीवर्ड्स लिखोगे, और जो भी कीवर्ड्स होंगे जैसे HTML5, जावा, CSS, ये सारे कीवर्ड्स आप कहाँ स्पेसिफाई करोगे, कंटेंट में स्पेसिफाई करोगे। ठीक है, उसके बाद कॉपीराइट, अगर आप लिखते हो मेटा नेम इज इक्वल्स टू कॉपीराइट, तो कंटेंट में आप क्या लिखोगे, उस पर्टिकुलर कॉपीराइट का नाम लिखोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप लिखते हो मेटा नेम इज इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, तो आप किस बारे में डिस्क्रिप्शन देने वाले हो, आपका जो भी टॉपिक है, हेडिंग है, मतलब आपका जो कंटेंट किस बारे में है, जैसे एडवांस वेब डिजाइनिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है, तो ये आप डिस्क्रिप्शन के कंटेंट में लिखोगे। ठीक है, तो ये जो आपका नेम टैग एट्रीब्यूट रहता है और कंटेंट एट्रीब्यूट रहता है वो क्या होता है, रिलेटेड होता है। यहाँ आप मेटा डेटा का नेम स्पेसिफाई करोगे एंड टेक्सचुअल मैटर रिलेटेड टू नेम आप कंटेंट में स्पेसिफाई करोगे। टेक्सचुअल मैटर रिलेटेड टू नेम आप किधर स्पेसिफाई करोगे, कंटेंट में स्पेसिफाई करोगे। ठीक है, आई होप आपको नेम एट्रीब्यूट और जो आपका कंटेंट एट्रीब्यूट है वो समझा होगा। अभी हमारे पास जो दूसरा एट्रीब्यूट है जो हम देखने वाले हैं वो है कैर सेट। अब कैर सेट क्या होता है, आपको पता होगा, कैरेक्टर सेट। ठीक है, कैरेक्टर सेट बेसिकली क्या होता है, ये एक कलेक्शन होता है जहां पे डिफरेंट कैरेक्टर्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स इनक्लोज्ड होते हैं। ठीक है, आपके कैरेक्टर सेट्स जो रहते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कैर सेट बताता है कि आप जो डॉक्यूमेंट, जो आपने HTML फाइल या डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें जो आपने कैरेक्टर लिखे हैं वो किस लैंग्वेज में है या किस फॉर्मेट में है, वो कौन बताता है, आपका कैरेक्टर सेट बताता है। ठीक है, अब आपका जो कैर सेट होता है वो कैरेक्टर इनकोडिंग डिक्लेरेशन के लिए यूज किया जाता है। अब कैरेक्टर इनकोडिंग होता क्या है, कैरेक्टर इनकोडिंग एक प्रोसेस रहता है जिससे आप बाइट्स को कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि कैरेक्टर इनकोडिंग जो होता है वो कंप्यूटर्स को बताता है कि जो भी हमने डेटा लिखा है, जो भी हमने डिजिटल डेटा लिखा है उसे कैसे इंटरप्रेट करना है इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। ठीक है, हमें पता है कि हमारी जो भी नॉर्मल कैरेक्टर्स हम लिखते हैं वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आते, सो हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करते हैं किसी लेटर को, नंबर को या सिंबल को। ठीक है, दीज लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स आर क्लासिफाइड एज कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर इनकोडिंग बेसिकली एक मेथड होता है जिसके जरिए आप कंप्यूटर्स को बताते हो कि आपको डिजिटल डेटा को इंटरप्रेट कैसे करना है।
ठीक है। बेसिकली आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो दो टाइप्स में लिखे जाते हैं, या तो बिग 5 में लिखे जाते हैं और या तो UTF-8 में लिखे जाते हैं। अब UTF-8 जो रहता है वो इंडियन कैरेक्टर्स के लिए यूज किया जाता है। जो आपका UTF-8 रहता है दैट इज यूज फॉर इंडियन कैरेक्टर्स एंड इसलिए हम मोस्टली UTF-8 ही यूज करते हैं। एंड देन वी हैव बिग 5 जो कि चाइनीज कैरेक्टर्स के लिए यूज किया जाता है। आप कभी भी अपना HTML कोड लिखोगे ना नोटपैड में, एंड जब आप उसको सेव एज करते हो, तो जब आप सेव करोगे ना तो यहाँ पे इनकोडिंग में आपको दिखता है ये UTF-8 है, एनसाई है, एस्काई है, ये सारे बेसिकली क्या है हमारे डिफरेंट डिफरेंट कैर सेट है। ठीक है, तो हम लोग यूजुअली किस में करते हैं, UTF-8 में करते हैं बिकॉज इट इज यूज फॉर इंडियन कैरेक्टर्स। तो ये जो स्टेटमेंट है दैट कैर सेट इज यूज्ड फॉर कैरेक्टर इनकोडिंग डिक्लेरेशन, इट स्पेसिफाइज कैरेक्टर इनकोडिंग यूज्ड बाय द डॉक्यूमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यहाँ पे ये द यूज ऑफ वर्ड प्रेपोजिशन बाय ओवर योर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपको पूछा जाता है बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में, तो ये स्टेटमेंट को अच्छी तरह से बाय हार्ट करके रखना। ठीक है, तो ये था हमारा कैर सेट। जो हमारा लास्ट एट्रीब्यूट है वो है HTTP इक्वीव। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका HTTP इक्वीव इज यूज टू जनरेट HTTP रिस्पॉन्स मैसेज हेडर्स। अब ये HTTP रिस्पॉन्स मैसेज हेडर्स क्या होते हैं? यहाँ पे हम लोगों को पता है कि जो ये HTTP रिस्पॉन्स है ये हम लोगों को कौन प्रोवाइड करता है? HTTP रिस्पॉन्स इज मेड बाय अ सर्वर टू अ क्लाइंट। हम जो भी रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके हमें रिस्पॉन्स देता है। एज अ रिजल्ट जो भी हमने रिक्वेस्ट किया है या जो भी एक्शन हमें बोला है उन्हें परफॉर्म करने के लिए वो कैरी किया जाता है। तो आपका जो HTTP इक्वीव है वो किस लिए यूज किया जाता है? HTTP रिस्पॉन्स मैसेज हेडर्स को जनरेट करने के लिए। अभी हमारी जो HTTP इक्वीव है उसके 4 वैल्यूज है। पहला है हमारा रिफ्रेश। आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, हम कभी वेब ब्राउजर पे कुछ चीजें सर्च करते हैं तो वो अच्छी तरह से काम नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं हमारी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है हमारी, जैसे हम हमारी फोन को रीस्टार्ट करते हैं वैसे ही हम पेजेस को क्या करते हैं या वेबसाइट्स को क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये रिफ्रेश मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ। सामने आप कोड देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मेटा टैग डाला है हेड सेक्शन के अंदर एंड HTTP इक्वीव में मैंने रिफ्रेश लिख के कंटेंट में 5 डाला है। इसका मतलब क्या होगा कि मेरा पेज जो रहेगा इट विल गेट रिफ्रेश्ड आफ्टर एवरी 5 सेकेंड। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैं आपको इसको जूम करके बताती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्रेश बटन पे ध्यान देना, एवरी 5 सेकेंड में वो खुद ही ब्लिंक होगा। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। ओके, एज यू कैन सी थोड़ा सा वो ब्लिंक हुआ। आफ्टर एवरी 5 सेकेंड वो खुद ही क्या होगा, रिफ्रेश होगा। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक नेम टाइप करती हूँ। मैंने कुछ सबमिट नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो 5 सेकेंड के बाद खुद ही रिफ्रेश हो जाएगा। फॉर्म सिंस मेरा रिफ्रेश हो गया, यहाँ पे मैं जो भी लिख रही हूँ वो ऑटोमेटिकली चला जा रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं 5 की जगह 10 कर देती हूँ तो अब इसको एक बार तो खुद से रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब मैंने लिखा 10 सेकेंड्स के बाद वो यहाँ पे गायब हो जाएगा और ये बटन को आप देखना। ठीक है, वापस एक बार बताती हूँ, मैं इसे क्लिक नहीं कर रही हूँ, बस आपको देखना है। ठीक है, मेरे उधर जाते जाते ही वो रिफ्रेश हो जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा रिफ्रेश HTTP रिक्वेस्ट। तो आप कंटेंट में जो भी लिखोगे, अगर आप 10 लिखोगे तो 10 सेकेंड्स के बाद रिफ्रेश होगा। ठीक है, तो आप जो भी कंटेंट में लिखोगे ना उतने सेकेंड्स के बाद आपका जो पेज होगा वो रिफ्रेश हो जाए। बाद है हमारे पास सेट कुकी। अभी सेट कुकी क्या करता है, इट ब्राउजर सेंड्स द कुकीज बैक टू द सर्वर। अभी कुकीज एग्जैक्टली होता क्या है, कुकीज स्मॉल पीसेस ऑफ टेक्स्ट होते हैं which are sent to your browser by server या by the website that you are searching या by the website that you are visiting. ठीक है, they are small files of information या small pieces of text that a web server generates and sends to a web browser. ठीक है, for example जब भी आप कोई वेबसाइट को विजिट करते हो तो आपने देखा होगा कि आपके पास एक मैसेज आता है जिसमें आपसे कहा जाता है कि आपको कुकीज को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो कुकीज एग्जैक्टली होते क्या है, अगर आप कुकीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है, तो आपकी वो जो वेबसाइट रहती है वो क्या करती है, एक फाइल इम्प्लांट कर देती है या फिर एक हम कह सकते हैं कि ये एक पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन या फाइल्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहते हैं। तो जो भी आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे करने वाले हो, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी शॉपिंग की वेबसाइट पे गए, वहां पे आपने किसी भी चीज के बारे में सर्च किया, तो जो भी आपने सर्च किया, जो प्रोडक्ट के बारे में सर्च किया,
एंड ऐसी कोई ब्रांड्स जिस पे आप ज्यादा इंटरेस्टेड थे, जिसमें आपने अपना ज्यादा टाइम स्पेंड किया, ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज जो आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे परफॉर्म करोगे, कुकीज क्या करेगा, उसे ट्रैक करेगा, या वेबसाइट क्या करेगी, उसे ट्रैक करेगी। एंड ये जो भी फाइल है या ये जो भी इंफॉर्मेशन है ना, वो आपके वेब ब्राउजर में एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर्ड रहती है, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट टाइम जब आप विजिट करोगे वो वेबसाइट को, तो कुकीज क्या करेगा, सर्वर को बताएगा कि यूजर्स हैव रिटर्न टू दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, ठीक है। तो अब जब नेक्स्ट टाइम आप उस वेबसाइट पे जब जाओगे ना, तो आपकी प्रीवियस एक्टिविटी के बेसिस पर आपको वो क्या करेगा, कुछ रिकमेंडेशंस शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप नेटफ्लिक्स पे अगर कोई मूवी देखते हो या किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अगर आपने कोई मूवी देखा, तो आप वो मूवी देखने के बाद, वो मूवी खत्म होने के बाद वो क्या करता है, कुछ रिकमेंडेशंस शो करता है बेस्ड ऑन द प्रीवियस मूवीज या शोज दैट यू हैव वॉच, ठीक है। वो क्या करता है, अपने खुद ही कुछ रिकमेंडेशंस जनरेट करता है यूजर्स के लिए, ठीक है। तो वो टारगेटेड ऑडियंस को क्या करता है, क्वालिटी कंटेंट डेवलप करके देता है। तो इससे क्या होता है, हमारा ब्राउजिंग एक्सपीरियंस इनहांस होता है। या फॉर एग्जांपल अगर कोई कुकी इनेबल्ड वेबसाइट है और वो कुकी को सेव करके रख रही है, तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, तो ऐसा हो सकता है कि वो जो वेबसाइट है वो आपको टॉप पे दिखे, या उससे रिलेटेड चीजें आपको टॉप पे दिखे। तो इससे क्या होता है, आपका जो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस है वो इनहांस होता है या बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है। तो इसका मतलब ये है क्या, कि हमारे जो कुकीज है वो अच्छे हैं, ठीक है। हमने ये देखा कि कुकीज जो रहते हैं, इट हेल्प्स द वेबसाइट रिमेंबर इंफॉर्मेशन अबाउट योर विजिट, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम विजिट करो तो आपके लिए जो भी आपका ब्राउजिंग का एक्सपीरियंस है वो और स्मूथ हो जाए। बट जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पे वेबसाइट पे कभी लॉग इन करते हो, तो आप अगर ईमेल आईडी और पासवर्ड भी सेव करते हो, तो भले आपने उसे ब्राउजर में सेव नहीं किया हो, बट अगर वो कुकी इनेबल्ड वेबसाइट्स होती है, तो आपकी जो वेबसाइट आप वापस से अगर री लॉग इन करोगे ना, तो आप देख सकते हो कि वहां पर आपकी जो लॉग इन आईडी है या यूजर नेम है वो ऑलरेडी सेव्ड रहता है, ठीक है। तो हमारी जो कुकीज रहते हैं वो हमारे लिए सेफ नहीं रहते हैं। हमारे थर्ड पार्टी कुकीज जो रहते हैं वो कभी भी हमें क्या करने चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस कुकीज की वजह से कभी कभी क्या हो सकता है कि हमारा जो भी ब्राउजिंग डेटा है, हमारी हिस्ट्री जो भी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो हमारी परमिशन के बिना हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को शेयर कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना है। इसलिए जितना हो सके हमें कुकीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बट कई कई वेबसाइट्स आजकल ऐसी होती है जो कुकीज एक्सेप्ट किए बिना आपको अपनी वेबसाइट्स को एक्सेस करने नहीं देती है। तो वंस यू आर डन, आपको आपके सारे कुकीज क्या कर देने चाहिए, डिलीट कर देने चाहिए, ठीक है। तो सेट कुकी क्या करता है, ब्राउजर सेंड्स द कुकीज बैक टू द सर्वर, ठीक है। उसके बाद वी हैव कंटेंट हाइफन टाइप। अभी कंटेंट हाइफन टाइप इज यूज्ड फॉर कैरेक्टर इनकोडिंग फॉर द डॉक्यूमेंट। मैंने जब आपको कैरसेट पढ़ाया था तब मैंने आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया था, कैरेक्टर इनकोडिंग यूज्ड बाय द डॉक्यूमेंट कैरसेट होता है, एंड कैरेक्टर इनकोडिंग यूज्ड फॉर द डॉक्यूमेंट अगर वो आपसे पूछेंगे तो आपको कंटेंट टाइप लिखना है। और एक और चीज आपको याद रखनी है कि अगर वो आपको कह रहे हैं एट्रीब्यूट, विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड फॉर कैरेक्टर इनकोडिंग, तो उस टाइम पे आपको लिखना रहेगा कैरसेट। आपका ये जो कंटेंट टाइप है ना, वो एट्रीब्यूट नहीं है, HTTP इक्विव एट्रीब्यूट है, जिसकी वैल्यू है आपकी कंटेंट टाइप, ठीक है। तो कंटेंट टाइप क्या करता है, कैरेक्टर इनकोडिंग फॉर द डॉक्यूमेंट, ठीक है। कैरेक्टर इनकोडिंग फॉर द डॉक्यूमेंट के लिए कंटेंट टाइप यूज किया जाता है। कंटेंट हाइफन टाइप जो रहता है वो क्या करता है, आपका जो वेबसाइट है वो किस फॉर्मेट में प्रेजेंटेड है वो बताता है। इसका क्या मतलब होता है कि जो ओरिजिनल मीडिया टाइप है आपके रिसोर्स का या आपके फाइल का, जो ओरिजिनल मीडिया टाइप है वो हम लोगों को बताता है आपका कंटेंट हाइफन टाइप। आपका जो कंटेंट हाइफन टाइप है, इट इंडिकेट्स टू द सर्वर द फॉर्मेट ऑफ द रिक्वेस्टेड डेटा, कि हम लोगों को जो डेटा हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है वो हम लोगों को किस फॉर्मेट में चाहिए। और हमें ना यूजुअली कंटेंट हाइफन टाइप जो रहता है वो बताना चाहिए। क्यों, कंटेंट हाइफन टाइप जो रहता है वो बताता है कि हमारा मीडिया टाइप ऑफ द कंटेंट क्या है, मतलब हमारा जो फॉर्मेट है वो क्या है, ठीक है। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, टेक्स्ट \HTML, मतलब आपने जो फाइल लिखा है वो क्या कंटेन करता है, टेक्स्ट कंटेन करता है, और वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, वो HTML लैंग्वेज में लिखा गया है या HTML कोड में लिखा गया है। तो आपका जो कंटेंट हाइफन टाइप है वो बताता है, ठीक है, कि वो मतलब किस फॉर्मेट में है, एक्चुअल आपका जो मीडिया टाइप है
वो किस मतलब क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। अभी आपके जो कंटेंट टाइप होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट हाइफन HTML हो सकता है, टेक्स्ट हाइफन प्लेन हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, MS वर्ड में आपने लिखा है, एप्लीकेशन आपने MS एक्सेल में लिखा है, आपने PDF बनाया है। तो एग्जैक्टली क्या है, मतलब टेक्स्ट है तो टेक्स्ट आपने किस में लिखा है, HTML में लिखा है। एप्लीकेशन है, आपने किस में लिखा है, एक्सेल में लिखा है। तो एग्जैक्टली आपका फॉर्मेट या क्या डेटा का रिसोर्स है, मीडिया टाइप क्या है, वो बताता है आपका कंटेंट हाइफन टाइप। उसके बाद हमारे पास है एक्सपायर्स। तो एक्सपायर्स मतलब क्या होता है, आप बहुत बार वेबसाइट्स पर गए होंगे जहां पर आपको बताया होगा कि ये जो पेज है वो एक स्पेसिफाइड डेट और स्पेसिफाइड टाइम पे एक्सपायर होने वाला है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता होगा, आप डेबिट कार्ड्स लेते हो, क्रेडिट कार्ड्स लेते हो, आपका पासपोर्ट होता है या आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वो एक पर्टिकुलर डेट तक वैलिड होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कराना पड़ता है, उसको रिन्यू कराना पड़ता है। वैसे ही आपके जो वेबसाइट्स के डोमेन नेम होते हैं या वेबसाइट जहां पे स्टोर्ड होती है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रहती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जो डोमेन नेम लेते हैं या आप जहां पे वेबसाइट को स्टोर करके रखते हो, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है। तो वंस वो पीरियड हो जाता है, आपके जो डोमेन नेम होता है वेबसाइट का, वो क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। एंड उसके बाद आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते हो, बिकॉज एज सुन एज एक्सपायरी डेट हो जाती है, आपकी जो वेबसाइट का डोमेन होता है वो इमीडिएटली क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आप वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये भी आपके HTTP इक्विफ के एक्सपायर्स के जरिए आप बता सकते हो कि आपके किस डेट और किस टाइम पे वेबसाइट जो है वो एक्सपायर होने वाली है, ठीक है। देख सकते हो, आपको ऐसे करके एरर मैसेज डिस्प्ले होता है कि आपकी जो वेब पेज है वो एक्सपायर हो चुका है एंड आप क्या कर सकते हो, उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते हो, ठीक है। योर वेबसाइट हैज डिक्लाइन टू शो दिस पेज, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या होता है, डोमेन जो रहता है वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट योर मेटा टैग। आप यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल जो मैंने आपको विकिपीडिया का पहले दिखाया था, आप यहाँ पे देख सकते हो, मेटा कैरसेट में उसने UTF-8 यूज करके रखा है, ठीक है। उसके बाद नेम में उसने डिस्क्रिप्शन लिखा है एंड कंटेंट में क्या लिखा है, कंटेंट में लिखा है विकिपीडिया एज अ फ्री ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया, ये सारी चीजें उसने लिखी है। उसके बाद देन आप देख सकते हो उसने मेटा प्रॉपर्टी वगैरह यूज किया है जो हमें अभी नहीं है। मेटा नेम इज इक्वल्स टू व्यू पोर्ट, ये भी एक अलग नेम का टाइप होता है, बट हमें ये स्टडी करने के लिए अभी है नहीं। तो ये था आपका मेटा टैग। आई होप आपको सारे जो भी एट्रीब्यूट्स है मेटा टैग के समझ में आए होंगे। मेटा टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटा टैग का कोई भी डेटा आपके वेबसाइट पे, वेब पेज पे ही भले ही नहीं दिखता हो, बट सर्च इंजिन के लिए मेटा डेटा जो रहता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपकी वेबसाइट्स को हाई रैंक करने के लिए, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द एट्रीब्यूट दैट इज कवर्ड इन द मेटा डेटा, दैट इज कवर्ड इन द मेटा टैग, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आप मेटा टैग को अच्छी तरह से पढ़ना, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके जो कैरसेट और HTTP इक्विफ के कंटेंट हाइफन टाइप में कैरेक्टर इनकोडिंग यूज्ड बाय द डॉक्यूमेंट एंड यूज्ड फॉर द डॉक्यूमेंट। तो हर एक एट्रीब्यूट और उसका डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है मेटा टैग का। I've also provided a set of objective type questions related to meta tag in the description box below. Do solve them and let me know if you have any queries. Also, the notes of the meta tag are being provided in the description box below. Do check them out. Also, if you found this video informative, do not forget to hit the like button, comment down all your queries and suggestions if any, share with all your IT friends, and do subscribe to the channel. Hit the bell icon so that you do not miss any of the updates. Stay tuned for the next video. Until then, bye-bye. Take care.